तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोडा लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग। हाँ, चलिए तो आज हमारा जियोग्राफी का क्लास है, मतलब आगे क्लास करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास करने का वो है इमेजिनरी लाइंस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की काल्पनिक रेखाएं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक को ख़त्म किया है। कौन कौन किया? सौरमंडल किया, वायुमंडल किया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। क्रस्ट मेंटल कोर और वायुमंडल में क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, आयान मंडल, इसके बारे में पढ़ा। फिर सोलर सिस्टम पढ़ा, ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, धूमकेतु क्या होता है, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है। आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस जो है आते हैं। चलिए, तो इसमें मेनली रूप से हम लोगों ने पहले भी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें 2 चीज़ की चर्चा होती है, एक लैटिट्यूड जिसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड जिसको हम लोग देशांतर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश। लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। एक जो है किसी जगह की स्थिति बतलाता है, यानी आप अभी है कहाँ या वह प्लेस कहाँ पर है, उसकी स्थिति और उसका समय बताने का काम ये दोनों करती है। और ये पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची जाती है। ये कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं? किसी भी स्थान की स्थिति एवं उसका समय पता लगाते हैं। किसकी मदद से? अक्षांश और देशांतर की मदद से, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। तो हम लोग आज इन्हीं दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू किया जाता है। अब ये रेखा देखोगे, लैटिट्यूड जो होती है लेटा हुआ, लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, तो ये रेखाएं जो होती है ऐसी दिखती है। देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबा, तो ये रेखाएं कैसी होती है? सीधी होती है, मतलब ये ऐसी रहेगी और ये ऐसी रहेगी। इसको हम लोग ग्लोब पर बना के देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल, चलिए इसमें देखते हैं। टेढ़ा लग रहा है क्या? चलिए चलिए, तो ये क्या है? हमारा अर्थ है। तो इसके बीचों बीच यानी ये जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसको हम लोग और कई नामों से जानते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इक्वेटर कहते हैं, यानी 0 डिग्री। लैटिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। चलिए, तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, जैसे जैसे ये क्या होता है? ये ऊपरी दिशा है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये है साउथ यानी कि दक्षिण। आपको पता होगा ये उत्तरी दिशा है, ऊपर आती है, और नीचे निचली दिशा। यानी ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर खींचे जाने वाली रेखाओं को हम लोग, उत्तर और दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे खिंचाएगा?
भूमध्य रेखा के समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली उत्तर या दक्षिण में रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। चलिए, ये हो गया आपका, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो, अक्षांश रेखा ऐसे नीचे खींची जा रही है और ये ऊपर खींची जा रही है। चलिए, तो इसी को कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। यानी पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से, पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, देखो ये भूमध्य रेखा जो है ना, भूमध्य रेखा ये क्या है? 0 डिग्री पर, यानी कि ये पूरे अर्थ के बीचों बीच है। तो ये क्या करती है? पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी भूमध्य रेखा क्या करती है? पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसमें ऊपरी वाला हिस्सा कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे वाला कहलाता है साउथ है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए, ये जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पर है और ये अर्थ को 2 बराबर भाग में बांट रही है, और इसके उत्तर और दक्षिण में खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। देखो, ये अक्षांश रेखा जो है ना, हर एक 1 डिग्री पर खींची जाती है। कितनी डिग्री पर खींची जाती है? हर एक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींचते हैं हम लोग। यानी हर एक 1 डिग्री पर कितने खींचेंगे? अक्षांश रेखा। यानी ऊपर में 90 डिग्री होता है, पता होगा, ऊपर में नॉर्थ पोल होता है, नीचे में साउथ पोल होता है, तो दोनों का मान 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री तक है, यानी हर एक 1 डिग्री पर खींची जा रही है। तो उत्तर में कहाँ तक खींची जाएगी? 90 तक ही खींची जाएगी। यानी उत्तर में ये रेखा कहाँ तक खींची जाएगी? आपकी 90 डिग्री तक खींची जाएगी। और नीचे में कहाँ तक खींची जाएगी? तो ये भी 90 तक है, तो 90 खींची जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुल अक्षांश संख्या कितनी है, यानी टोटल कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा, यानी लैटिट्यूड। यानी कुल अक्षांश रेखा की बात करें, यहां पे लिखते हैं कुल अक्षांश, कुल अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो कुल अक्षांश रेखा की हम लोग देखते हैं। तो टोटल बताइए आप लोग, टोटल क्या हो जाएगा? ऊपर में 90 है, बीच में ऊपर में 90 है और नीचे में 90 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग कहेंगे हाँ सर 180 तो होगा, लेकिन यहां पर एक ध्यान दीजिए, 180 तो यहां से 1 से शुरू हो रहा है तब ना 90 जा रहा है, और ये 1 से शुरू हो रहा है तो 90 जा रहा है। तो ये बीच वाला जो भूमध्य रेखा है ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी कुल संख्या जो है हमारे पास 181 है। कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। कैसे हुआ? 1 जुटा 90 उत्तर वाला, 90 दक्षिण वाला, और नीचे वाला बीच वाला एक भूमध्य रेखा। इस प्रकार टोटल 181 रेखाएं आपकी हो जाती है। यानी कुल अक्षांश रेखा हमारे पास कितनी है? 181। देखिए, हर एक 1 डिग्री पर एक खींचा जा रहा है, तो उस 1 डिग्री के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो वो डिस्टेंस आपका होता है लगभग, दूरी जो होती है वह आपकी 111.13 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर जो होता है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच का डिस्टेंस होता है। कितना होता है? 111.13। यानी हर एक 1 डिग्री पर क्या खींची जाती है? अक्षांश रेखा। कुछ अक्षांश रेखा जो है इंपॉर्टेंट है, जिसको एक
ये नाम दिया गया है। जैसे आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करते हैं हम लोग। जैसे बात करें कुछ अक्षांश रेखा हो जिसके इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, जैसे 23.5 डिग्री, जैसे एक रेखा है 23.5 डिग्री पर खींची जाती है, 23.5 डिग्री उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में रहेगा तो दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो दो रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, एक उत्तर में खींची जाती है जो 23.5 डिग्री पर, एक दक्षिण में खींची जाती है 23.5 डिग्री पर। जो उत्तर में खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा भारत देश से गुजरती है, आपको पता होगा, भारत के कुल 8 राज्यों से। देखिए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और इसके बाद भी एक रेखा होती है जो 66.5 डिग्री पर खींची जाती है, दो रेखाएं और इंपॉर्टेंट है, एक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस रेखा का नाम है आर्टिक वृत्त और एंटार्क्टिक वृत्त, यानी आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। चार रेखाएं इंपॉर्टेंट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, ये दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्टिक वृत्त और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, सॉरी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। चलिए तो इसके बारे में विशेषता देखते हैं, इसकी विशेषताएं हम लोग देखते हैं। चलिए तो विशेषता नंबर आते हैं। देखो जो अक्षांश रेखा है वो कहाँ से है, पहले एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। चलिए अब आते हैं इसमें विशेषता क्या है बाबू, कि ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। किसे खींची जाती है, क्या देखो तो ये क्या ऐसे चलती है ये, तो ये रेखा कैसे खींची जाती है, पूरब से पश्चिम ऊपर की ओर खींची जा रही है, लेकिन ये रेखा कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो गई, ये रेखा जो है कैसे खींची जाती है, पूरब से पश्चिम। ये रेखा कैसी खींची जाती है, पूरब से पश्चिम। हर एक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची जाती है, यानी 1 डिग्री पर हर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार इसकी संख्या कितनी होती है, इस प्रकार इसकी टोटल नंबर्स कितनी हो जाएगा, तो ऊपर में 90 जाता है, नीचे भी 90 जाएगा, और बीच का एक भूमध्य रेखा मिलाकर कुल अक्षांशों की संख्या जो हो जाती है 181 हो जाती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 111.13, यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 111.13, 111.13 किलोमीटर। चलिए ये कैसे खींची जा रही है, पूरब से पश्चिम और हर एक डिग्री पर एक, और कुल कितनी है 181,
और दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है 111.13 किलोमीटर। एक चीज आप लोग यहाँ आइए देखिए, तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है और ये भूमध्य अक्षांश रेखा जैसे जैसे नीचे आ रही है, इसका लंबाई जो है छोटा होते जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी लंबाई क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो दूरी है, वो समान है। यानी दो अक्षांशों की बीच की दूरी में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो बराबर रहती है, हमेशा डिस्टेंस बराबर रहता है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है देखिए घटते जा रही है। जैसे जैसे ये ध्रुव की ओर जा रही है, उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव, लंबाई छोटी होते जा रही है। यानी जैसे जैसे अक्षांश रेखा, यानी चौथा पॉइंट हमारा है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों पर कम हो जाती है। क्या? अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अक्षांश रेखा की लंबाई जो है वो पोल्स पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी हमने देखा। चलिए, तो हर एक डिग्री में क्या है? एक अक्षांश रेखा है, उसके बीच का डिस्टेंस 111, और इसी बीच के डिस्टेंस को हम लोग कटिबंध या जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटिबंध, कटिबंध या जोन। इंग्लिश में बोले तो इसको जोन भी कहा जाता है, जोन। इसको हम लोग जोन भी कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच का दूरी जोन भी कहलाता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेखा है जो आपको बताया गया है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में लिख दें, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी नॉर्थ लिख देते हैं, समझ जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। फिर आता है 23.5 डिग्री साउथर्न, यानी साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और दो यहां लिख देते हैं, यहां तो जगह है नहीं। फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और ऊपर में तो होता है उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री पर निचली ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चलिए, ये हो गया आपकी विशेषताएं। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। चलिए, तो ये तो हो गई इसकी विशेषता। अब ये अक्षांश रेखा हमें बताती क्या है? अक्षांश रेखा का यहाँ पर महत्व क्या है? तो अक्षांश रेखा जो है, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये क्या बताती है? तो किसी भी स्थान की स्थिति बतलाती है। क्या बताती है ये? किसी भी स्थान की स्थिति बतलाती है, यानी स्थिति को बतलाती है। क्या बताती है? आपका प्लेस कहाँ है, यानी हम कहाँ रहते हैं। तो स्थिति बतलाने का काम, ऐसे नहीं लिखो, किसी भी जगह का स्थान बताती है। छठा नंबर हो जाएगा, किसी भी जगह का स्थान
किसी भी जगह का क्या बताती है? अच्छा स्थान बतलाती है। कौन? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति को बतलाने का काम करती है। जैसे हम अभी कहाँ हैं, हमारा भारत देश कहाँ है, पटना कहाँ है, बिहार कहाँ है, बंगाल कहाँ है, उसकी स्थिति बतलाने का काम ये करती है। चलिए, तो ये हो गया आपके अक्षांश रेखाओं के बारे में। हम अक्षांश रेखा के पास जाके देखते हैं। तो देखिए अक्षांश रेखा की जो सबसे बड़ी रेखा क्या है? देखिए जैसे जैसे रेखाएं ऊपर जाती जा रही है या नीचे आती रहती, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कम होते रहा है, कम हो रहा है ना, लेकिन दूरी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। जितनी दूरी यहाँ पर होगी दोनों के बीच में, वह उतनी दूरी भी यहाँ पर होगी, यानी डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस कब आएगा? जब लंबाई इसकी छोटी होती जाएगी। क्या होती है डिफरेंस? बस इसी में है, दूरी में कोई डिफरेंस नहीं, लंबाई इसकी छोटी होते जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो ये जैसे जैसे छोटी हो जाती जा रही है, तो ये देखिए तो सबसे बड़ी रेखा कौन हो जाएगी? भूमध्य रेखा, क्योंकि बाकी सब तो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो छोटी हो जा रही है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होती है? भूमध्य रेखा। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होती है? भूमध्य रेखा। कोई आपसे पूछे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। अपना नाम जो भी आप याद रख सकते हैं, इक्वेटर याद रख लीजिए, यह विषुवत रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा, या फिर आप इसको भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी रेखा होती है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल, यानी वृहत वृत्त, या फिर इसको हम लोग हिंदी में वृहत वृत्त भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। किस रेखा को? अक्षांश रेखा को, क्योंकि ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ऊपर में तो घट रहा है, नीचे में भी घट रहा है, तो बड़ी तो एक ही हुई ना, अक्षांश रेखा। चलिए ये हो गया अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या बतलाती है? किसी भी जगह की स्थिति को बतलाती है। ठीक, अब हम लोग अगला इंटर करते हैं लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा में। हाँ, इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हो। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप इंग्लिश में भी इसको याद रख सकते हैं। तो कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। चलिए दोस्तों, अब हमने अक्षांश पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखा की ओर। देखिए देशांतर रेखा हमने बताया था कि ये खड़ी होती है। चलिए अब इसको हम लोग ग्लोब पर देखते हैं। एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। इमेजिनरी लाइन है ये सब। चलिए, तो ये एक प्रकार का सर्कल है। तेरा मेरा हो गया, इतना भी ध्यान नहीं देने का। चलिए, ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री होती है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर विषुवत या फिर भूमध्य रेखा भी इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए, तो हमने देशांतर रेखा के बारे में जाना। तो देशांतर रेखा कहते किसे हैं? तो दिमाग में रखिए कि उत्तरी ध्रुव से, ऊपर वाला को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल इंग्लिश में पढ़े होंगे स्कूल में, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नीचे वाले को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, हमने सुना है। तो याद रखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। चलिए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो अक्षांश रेखा है वो कैसी होती है? लेटी हुई रहती है, और ये खड़ी है। तो इसमें भी एक क्या होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या? एक रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो ऐसे होती है। तो इस रेखा को हम लोग बोलते हैं प्राइम मर्डियन। क्या बोलते हैं इस रेखा को हम लोग? प्राइम मर्डियन इस रेखा को कहा जाता है। देखिए, यह जो रेखा है ना,
ये एक जगह है लंदन में, एक इसका नाम है ग्रीनविच। लंदन में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? ग्रीनविच। और यहीं से ये रेखा जो है गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम पड़ गया है ग्रीनविच रेखा। इसलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ गया है? ग्रीनविच रेखा। और ये जो रेखा है ना, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड का समय बताती है। ये रेखा क्या है? पूरे विश्व का क्या बताती है? समय बतलाती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। जैसे हमने पढ़ा अक्षांश रेखा किसी भी स्थान की स्थिति बतलाती है, लेकिन ये रेखा जो है दोनों बतलाती है, किसी भी जगह की स्थिति और समय, ये दोनों बतलाती है। देशांतर रेखा क्या क्या बतलाती है? किसी भी जगह की स्थिति को भी दर्शाती है और क्या समय होगा ये भी बतलाती है। कौन सी रेखा बतलाती है? देशांतर रेखा आपको स्थिति और समय दोनों बतलाने का काम करती है। हमने पढ़ा कि जो ग्रीनविच रेखा जो है वो कहाँ है? बीचों बीच है। अब देखो ग्रीनविच के पूरब में और पश्चिम में खींच रही है, ये रेखा किधर खींच रही है? पूरब में और पश्चिम में खींची जा रही है। लेकिन ये जो रेखा है ये भी हर एक 1 डिग्री पर खींची जाती है। जैसे हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखा भी कितनी पर खींची जाती है? हर एक 1 डिग्री पर। तो इस प्रकार इधर 180 खींची जाती है और इधर 180 खींची जाती है, यानी टोटल मिलाकर जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 180 180 360 हो जाता है। यानी हमारे पास कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं, जो कि हर एक 1 डिग्री पर खींची जाती है। और अक्षांश रेखा कुल हमारे पास कितनी है? 181 है दोस्त। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा कि हर एक 1 डिग्री के बीच में 100 कितना होता है? 11.13 किलोमीटर की दूरी होती है। इसी प्रकार इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होता है। यानी 111.32 किलोमीटर इन दोनों के बीच का क्या होता है? दूरी होता है। किसके बीच का? तो देशांतरों के बीच का। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे देशांतर रेखा, सॉरी अक्षांश रेखा क्या होती है? ऊपर जाती जाती तो लंबाई छोटी होती जाती है, लेकिन इसकी लंबाई देखो तो कहीं पे छोटी है। देशांतर रेखा एकदम बराबर है, ये भी 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 बराबर है। यानी अक्षांश रेखाओं की दूरी समान तो इसका लंबाई समान। तो याद रखिएगा अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। लंबाई आपका क्या हो जाता है? समान, यानी बराबर होती है। लंबाई सभी की बराबर, लेकिन दूरी बराबर नहीं होती है। क्या? दूरी बराबर नहीं होती है। अब दूरी काहे नहीं बराबर होती है? फिगर में ही आप देखो ना, यहां पे दूरी कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है। डिस्टेंस नहीं है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो माना गया है वो आपका 111.32 किलोमीटर हम लोग मानते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और, इस फिगर पर हम लोग ध्यान से देखें तो फिगर में आप बताइए कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर है? दोनों दो देशांतरों के बीच में दूरी सबसे ज्यादा कहां है? क्या यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है? तो हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी जो हमको देखने को मिलती है वो विषुवत रेखा पर मिलती है। यानी दो देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी कहां है? विषुवत रेखा पर। तो यहां पे लिख देते हैं दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच सबसे अधिक दूरी कहां? सबसे अधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर। तो याद रखिएगा सबसे अधिक डिस्टेंस विषुवत रेखा या इक्वेटर पर होता है। किसके बीच? दो देशांतर के बीच। और सबसे ज्यादा लंबाई अक्षांश रेखा की कहां होती है? विषुवत रेखा पर ही। मतलब याद रखिएगा विषुवत रेखा पर भी अक्षांशों की लंबाई अधिक होती है और दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस भी सबसे अधिक आपको कहां देखने को मिलेगा? तो देशांतर रेखा पर देखने को मिलता है। देशांतर रेखा हमने समझ लिया। चलिए आप लोग इसमें देख लीजिए, किसी को एक चीज इसमें भी डाउट है तो।
चलिए, किसी को कोई दिक्कत अक्षांश और देशांतर में? अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे घूम रही है, यानी पूरा घूमेगी तो कितना घूमेगी, हमने मैथ्स पढ़ा है, अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा चक्कर काट ले तो वो कितना घूमता है, 360। कितना घूमता है, 360 डिग्री। कितना घूमता है, 360 डिग्री। आप एक पूरा चक्कर लगे, मेरा फेस यहाँ पर है, मैं घूम के फिर वापस इसी के सामने आ गया, तो मैंने कितना घूमा, 360। यानी पृथ्वी अभी अपना पूरा चक्कर मारेगी तो कितना घूमेगी, 360 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसको घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। यानी एक देशांतर, देशांतर भी तो एक एक डिग्री पर है, यानी 360, 180 इधर है ईस्ट में, 180 वेस्ट में, यानी उसको भी तो लगेगा समय। यानी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमारा दूर 1 डिग्री बढ़ेगा, फिर 1 डिग्री बढ़ेगा, फिर 1 डिग्री बढ़ेगा, फिर 1 डिग्री बढ़ेगा। यानी हर एक 1 डिग्री अगर हम बढ़ते हैं, हर एक 1 डिग्री हम अगर देशांतर बढ़ते हैं, यानी हर एक 1 डिग्री देशांतर बढ़ने में हमको टोटल 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। याद रखिएगा, अगर आप 1 डिग्री देशांतर बढ़ रहे हैं तो आपको 4 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार कोई हमसे पूछ देगा कि भैया 10 डिग्री देशांतर बढ़ने में आपको कितना समय लगेगा, तो आराम से नहीं बता देंगे, 40 मिनट का समय लगेगा भैया आपको। अब 10 डिग्री बढ़िएगा तो आपको 40 मिनट का। एक और डाटा है, अगर आप 1 घंटे में, और इसी प्रकार हम इसको चेंज कर दें, 1 घंटे में चेंज कर दें, तो 1 घंटे में हम लोग 15 डिग्री देशांतर घूमते हैं। कितने घूमते हैं, 1 डिग्री में हम लोग, हमारी पृथ्वी कितना घूम जाती है, 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में हमको 4 मिनट का समय लगता है, और 24 घंटे में हम टोटल 360 घूम जाते हैं। कोई हमसे पूछ देगा कि बताइए आप 3 घंटे में बताइए तो कितना घूमेंगे, 3 घंटे में बताइए, तो 3 घंटे में नहीं बता सकते हैं। 3 घंटे में इधर से गुना करके इधर गुना कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। कोई हमसे पूछ देगा कि 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, यानी 15 से गुना करेंगे तो ऐसे भी 60 मिनट आ जाएगा, और 60 मिनट का तो हमने आपको बता चुका है, 60 मिनट यानी 1 घंटा ही होता है, 1 घंटा का 15 डिग्री। कोई हमसे पूछ देता है कि आप बताइए कि 20 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, तो 20 डिग्री घूमने में इधर 20 से गुना करेंगे, इधर भी 20 से गुना करेंगे, तो आप बताइए 20 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। इधर 20 से गुना करते तो आ जाएगा मेरा 80 मिनट, 80 मिनट आ जाएगा ना जी, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट हमको कितना घूमने में लगेगा, 20 डिग्री। तो इस प्रकार हम अपना सब घूर्णन निकाल सकते हैं, कितने मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, या कितना डिग्री घूमता है तो कितना समय लगता है। वो आप लोग तो समझदार हैं ही, इसमें सभी लोग समझदार बैठे हुए हैं, तो फटफट बता ही दीजिएगा। चलिए, तो अब हम कुछ और चीज देखते हैं। देखिए, हमारा जो पूरे विश्व का समय कौन बताता है, ग्रीनविच, और भारत का समय कौन बताता है पता है, 82.5 डिग्री देशांतर, यानी भारत का समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताने, यानी भारत का समय बताने वाली जो देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये जो रेखा है भारत का समय बताती है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमें क्या बताती है, भारत का समय बताती है। तो ये जो हमारी रेखा है ना, ग्रीनविच से, ग्रीनविच कहाँ है, जहां से भूमध्य प्राइम मर्डियन गुजरता है, उसी को ना कहते हैं ग्रीनविच से। जानते हो, ग्रीनविच से हम लोग आगे चलते हैं, और हमारा समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। हमारा समय ग्रीनविच से कितना है आगे, 5.5 घंटा आगे चलते हैं, यानी भारत का समय ग्रीनविच से क्या है, 5.5 घंटा आगे है। और हमारा समय कौन बताता है, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर रेखा, भारत में जो उत्तर प्रदेश में है, नैनी से गुजरता है, और भी कई राज्यों से है, तो ये बतलाता है हमारे भारत का समय। और ग्रीनविच से हम लोग कितना आगे हैं, 5.5 घंटा। यानी जैसे हमारे ग्रीनविच पर की बात करें, अगर ग्रीनविच पर अगर 12 बज रहा है तो हमारे भारत में कितना बजेगा भाई, 5.5 घंटा आगे चलाते हैं, तो 5.5 हमारे यहाँ बजेगा। ये जी से ग्रीनविच और आई से इंडिया। मान के चलिए यहाँ पर 11 बज रहा है, तो 11 बज रहा है तो भाई हमारे भारत में कितना बजेगा, 5.5 घंटा आगे आएंगे तो 4:30 बजेगा। कोई बोलेगा कि हमारे यहाँ 2 बज रहा है,
तो बताइए ग्रीनविच पर क्या, सॉरी ग्रीनविच पे अगर 2 बज रहा है तो भारत में क्या बजेगा? तो भारत में 5.5 घंटा जोड़ देते हैं, 5.5 घंटा जोड़ दें तो 7:30 बजेगा। कितना बजेगा? 7:30। कोई हमसे बोलेगा कि आप यहाँ पर आपका 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है, तो भारत में कितना बजेगा? तो 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा? 8 बज जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल भी आपको दे देगा कि ग्रीनविच पे इतना बज रहा है, तो बताइए भारत में कितना बजेगा? कोई दिक्कत? तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, कितने डिग्री पे कितना घूमता है, और भारत का समय कौन बदलाते हैं, कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बदलाती है। और समय हमारा ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। एक सवाल इसका भी देख लेते हैं हम लोग कि देखिए मान के चलिए हम अभी बताते हैं 4 मिनट है ना जी, आप हमको बताइए कि 180 मिनट घूमने में, 180 मिनट घूमने में कितना डिग्री देशांतर लगे? यानी 180 डिग्री अगर हम समय लगाते हैं, यानी 180 डिग्री हम समय लगाते हैं तो हमारी पृथ्वी कितना देशांतर घूम जाएगी? आप लोगों में बताइए, कौन लोग बता सकते हैं? सभी को 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट बताइए कि 180 मिनट घूमने में हमें कितना डिग्री देशांतर घूम जाएंगे 180 मिनट में? आप लोग बताइए फटाफट। चलिए इसको देख के एक बार ले लिए। चलिए तो हम बताते हैं आपको 180 मिनट घूमने में, देखिए तो 180 मिनट को हम 3 घंटा कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा कितने के बराबर होता है? 60 मिनट। तो 380 तो हो गया, 3 गुने 60 यानी 3 घंटा, यानी 3 घंटा यानी 1 घंटे में हम 15 डिग्री घूम रहे हैं। तो 3 घंटे में हम कितने घूमेंगे आप ही बता दीजिए? 45 डिग्री घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे बताइए? यानी 3 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 45 डिग्री देशांतर घूम जाती है। चलिए तो आज क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे।